नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड लेसन प्लान में। दोस्तों, लेसन प्लान की सीरीज़ में आज हम भूगोल विषय से संबंधित एक नई पाठ्य योजना लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है खनिज। दोस्तों, इस पाठ्य योजना को आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक किसी भी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। तो चलिए फॉर्मेट के अनुसार हम आज की पाठ्य योजना को प्रारंभ करते हैं। तो फॉर्मेट के अनुसार जब हम चलेंगे तो सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या, जो संख्या भी होगी आपकी फाइल की, उसको लिखेंगे और उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। यहाँ पर अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। यदि आप अभी फाइल बना रहे हैं या किसी अन्य जगह पर बना रहे हैं और आपको नहीं मालूम है कि कहाँ आपको प्रशिक्षण के लिए जाना है, तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। बाद में जब आपको ज्ञात होगा तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार के ब्लॉक्स बनाएंगे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि लिखेंगे। कक्षा के बाद अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर एक वर्ग का यानी कि जो सेक्शन होता है उसका भी कॉलम बना सकते हैं। तो जिस भी कक्षा में आप बना रहे हैं, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक, वो लिखेंगे। विषय में सामाजिक विज्ञान, उपविषय में भूगोल, चक्र और अवधि आप अपने अनुसार लिखेंगे। वैसे अवधि 35 या 40 मिनट ही लिखते हैं और दिनांक तो आप अपने अनुसार लिख ही लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम प्रकरण लिखेंगे, जो कि आज का हमारा प्रकरण है खनिज। दोस्तों, प्रकरण लिखने के बाद में हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य जानने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे नए दर्शक हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से सहायता मिल रही है तो हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारे चैनल के माध्यम से उनको अलग अलग विषयों की बहुत ढेर सारी पाठ्य योजनाएँ उपलब्ध हो सकती हैं, जिससे उन्हें फाइल बनाने में आसानी होगी। तो आप अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सामान्य उद्देश्यों की तरफ। तो पहला सामान्य उद्देश्य देखिए लिखा है, छात्रों का मानसिक तथा बौद्धिक विकास करना। दूसरा है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों से परिचित कराना। तीसरा है छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना। चौथा है छात्रों में सत्य एवं असत्य का निर्णय करने की योग्यता का विकास करना। पांचवा है छात्रों में चिंतन करने, तर्क करने और निर्णय लेने की शक्तियों का विकास करना। आगे देखिए, छठा है छात्रों को प्राकृतिक वातावरण एवं मानव जीवन से संबंध स्थापित करने में सहायता करना। सातवां है छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और अंतिम में है छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। तो दोस्तों यहाँ पर 8 लिखे गए हैं। इनमें से आप मुख्यतः 5 या 6 लिख लें, उतने ही सामान्य उद्देश्य पर्याप्त होते हैं। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्यों की तरफ चलेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को खनिज के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्रों को खनिज पदार्थ के विषय में बोध कराना। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्र भारत के मानचित्र में विभिन्न खनिजों के क्षेत्रों को अंकित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और रुचात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में खनिजों के बारे में जानने की रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों के बाद हम सहायक सामग्री यानी कि जो टीचिंग एड्स होती हैं, जिनका हम प्रयोग कक्षा में शिक्षण के दौरान करते हैं, उनके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है छात्रों को खनिज पदार्थों को चित्र के माध्यम से बताना। तो कोई आप चार्ट बनाकर लेके जा सकते हैं और इसके साथ में जो कक्षा उपयोगी सामग्री होती है, जैसे कि चौक, डस्टर और साथ में लपेट शामपट, जिस पर आप कक्षा कार्य और गृह कार्य लिखेंगे, उसको भी इस कॉलम में लिख सकते हैं। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि, कथन एवं प्रदर्शन विधि लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र खनिज पदार्थों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो यहाँ तक हो गई बात। इसके बाद हम प्रस्तावना कौशल की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना कौशल लिखा गया है। यहाँ पर आप सिर्फ प्रस्तावना लिखेंगे, कौशल नहीं लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। यदि आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर आप स्लैश कर छात्राध्यापिका भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस बात को कि प्रस्तावना ही लिखेंगे, कौशल नहीं लिखेंगे, कौशल को काट देंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे कि सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। फिर दूसरा देखिए कि हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो इसमें लिखेंगे कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। तीसरा देखिए कि पृथ्वी के अंदर से निकाला गया पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इसके अनुसार जब उद्देश्य कथन लिखेंगे तो लिखेंगे उद्देश्य कथन में कि छात्रों, आज हम सभी खनिज पदार्थों का अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तावना के विषय में 1-2 बातें जान लीजिए, जैसे कि जो प्रस्तावना की लंबाई है, यानी कि प्रस्तावना में प्रश्नों की संख्या, यह कम से कम 3 अवश्य होनी चाहिए और अधिक से अधिक 5।
न 3 से कम न 5 से अधिक। और जो प्रश्नों की तार्किकता का क्रम है वो बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि पहला प्रश्न बिल्कुल अलग हो और दूसरा बिल्कुल अलग हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप पहला प्रश्न कि यहाँ पर ग्रहों की संख्या पूछी गई है, तो उत्तर में ग्रहों की संख्या बताई गई है। फिर देखिए ग्रह से संबंधित ही अगला प्रश्न है, तो फिर पृथ्वी है, उसका उत्तर है पृथ्वी। फिर तीसरा प्रश्न पृथ्वी से संबंधित है। तो इसी प्रकार से जो तार्किकता का क्रम है वो बना रहना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो पाठ्य योजनाएं होती हैं वो बहुत सारी पाठ्य योजनाएं एक अनुवृत्ति में बनाई जाती हैं और बहुत सारी पाठ्य योजनाएं 2 अनुवृत्तियों में। तो जहाँ पर एक अनुवृत्ति में बनाई जाती है वहाँ पर इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चूंकि ये पाठ्य योजना 2 अनुवृत्ति में बनाई जा रही है इसीलिए ऊपर ही इसके बारे में हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिए पाठ का अध्ययन 2 अनुवृत्तियों में किया जाएगा। तो प्रथम अनुवृत्ति यहाँ से प्रारंभ करते हैं जिसमें 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया। ध्यान रखेंगे छात्राध्यापक का भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने अनुसार आप सही कर लेंगे इसको। और यहाँ पर छात्र क्रियाएं साथ में छात्रा क्रियाएं भी लिखेंगे। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु है खनिज। तो प्रश्न करेंगे यहाँ पर खनिज किसे कहते हैं। तो जब भी प्रश्न करते हैं तो जो विद्यार्थी क्रियाएं होती हैं उनमें हम लिखेंगे संभावित उत्तर जो कि विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार देंगे। तो यहाँ पर छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे, स्पष्टीकरण देंगे प्रश्न के बारे में। देखिए इसमें लिखेंगे कि वर्तमान समय में खनिज किसी देश के लिए बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा योगदान होता है। वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती हैं उसे खनिज पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर कुछ टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है जिसको आप सही कर लेंगे, यहाँ पर निकाली जाती हैं होगा। और जब भी स्पष्टीकरण देंगे तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यदि कहीं आप इसी पाठ्य योजना में कहीं आपको स्पष्टीकरण के पास में विद्यार्थी क्रियाओं में कुछ लिखा ना मिले तब भी आप इसको सेल्फ अंडरस्टूड समझें कि जब भी स्पष्टीकरण देंगे तो वहाँ पर उसके बगल में सभी छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जब भी प्रश्न करेंगे तो उसके सामने संभावित उत्तर लिखेंगे। अब अगला शिक्षण बिंदु है खान। तो यहाँ प्रश्न करेंगे कि खान किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्न है तो यहाँ पर संभावित उत्तर लिखेंगे। अब यहाँ पर छात्राध्यापक कथन, तो इसके बारे में देखिए लिखा गया है कि जहाँ धरातल से खोदकर खनिज को निकाला जाता है उसे खान कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उसे अयस्क कहते हैं। और यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो पहले अनुवृत्ति के जो प्रस्तुतिकरण है वो समाप्त होता है। अब हम यहाँ पर बोध प्रश्नों की बात करेंगे। तो देखिए बोध प्रश्न की हेडिंग में 2 कॉलम बनाते हैं, छात्राध्यापक क्रिया और यहाँ पर छात्र क्रिया। तो पहला देखिए प्रश्न कि वर्तमान समय में देश के लिए क्या मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे कि वर्तमान समय में देश के लिए खनिज बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा है खनिज पदार्थ कहते किसे हैं। तो इसमें लिखेंगे कि वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती हैं खनिज वस्तुएं कहलाती हैं। तीसरा प्रश्न देखिए इसमें लिखा खान किसे कहते हैं। तो जो ऊपर बताया गया है उसी से संबंधित बोध प्रश्न लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे इसके कि जहाँ धरातल से खोद कर खनिज को निकाला जाता है उसे खान कहते हैं। अलग अलग खनिजों की अलग अलग खानें होती हैं। उसके बाद निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों या छात्राओं को शामपट सारांश, जो बोध प्रश्न होते हैं इन्हीं को शामपट सारांश भी कहते हैं। तो आप जहाँ पर बोध प्रश्न लिखा था वहाँ पर आप शामपट सारांश की भी हेडिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों या छात्राओं को शामपट सारांश कक्षा में लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे। अब यहाँ से द्वितीय अनुवृत्ति प्रारंभ होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ऊपर हमने 3 कॉलम बनाए थे पुनः हम 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं और यहाँ पर विद्यार्थी क्रियाएं। तो फिर यहाँ पर देखिए पहला बिंदु है कि खनिज पदार्थों के प्रकार। अब हम यहाँ उनके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न किया गया है तो यहाँ लिखेंगे संभावित उत्तर। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण में देखिए लिखा है कि आपने कभी मिट्टी के बड़े गड्ढों, पहाड़ों, नदियों में बालू आदि को खोदते हुए देखा होगा। आपने गांधी जी का दांडी मार्च, नमक आंदोलन, यहाँ भी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक होगा उसको आप खुद ही सही कर लेंगे। यहाँ पर नमक हो गया है, ये नमक आंदोलन होगा। तो के बारे में सुना ही होगा। यह नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है परंतु सेंधा नमक धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार चाकू, पेचकस व साइकिल बनाने वाली लौह धातु भी धरातल से प्राप्त होती है। ये धातु पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। और जहाँ पर आप स्पष्टीकरण देंगे तो जो विद्यार्थी क्रियाएं हैं वहाँ पे लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब धातु पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। अब अगले शिक्षण बिंदु में लिख देंगे धात्विक और अधात्विक।
तो यहाँ पर 2 प्रकार लिखे गए हैं। अब इसके बारे में देखिए, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि, कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटास आदि। तो ये एक धात्विक की बात हो रही है और दूसरा अधात्विक की। तो जो पहली लाइन है उसमें धात्विक पदार्थ है और दूसरे में अधात्विक। अब यहाँ पर बोध प्रश्न, इसी बोध प्रश्न को आप सैंपल सारांश की हेडिंग में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पुनः 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न करेंगे कि नमक कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसमें लिखेंगे कि नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है। दूसरा देखिए प्रश्न कि किसी 2 धात्विक खनिज पदार्थों के नाम बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि धात्विक खनिज पदार्थ जो है वो लोहा और सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम, ये सब हैं। फिर तीसरा देखिए कि किन्हीं 2 अधात्विक खनिज पदार्थों के नाम बताइए। तो जो अधात्विक खनिज पदार्थ हैं कोयला, खनिज तेल आदि। अब निरीक्षण कार्य में देखिए लिखेंगे कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका छात्रों या छात्राओं को श्यामपट्ट सारांश कक्षा में लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। अब पुनरावृत्ति प्रश्न की बात करें तो अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो बोध प्रश्न ऊपर अभी लिखवाए गए हैं, तो ये बोध प्रश्न जो है वो श्यामपट्ट पर लिखे जाते हैं। इन प्रश्नों को भी लिखा जाएगा और इनके उत्तर भी लिखे जाएंगे। लेकिन जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं इनको कक्षा में सिर्फ मौखिक रूप से पूछा जाएगा। इसीलिए जो पाठ्य योजना की फाइल होती है उसमें इसमें हम उत्तर का कॉलम नहीं बनाते हैं, सिर्फ प्रश्न इस यहाँ पर लिखेंगे और कक्षा में इन्हीं प्रश्नों को छात्रों से पूछकर छात्रों या छात्राओं से मौखिक रूप से ही उत्तर प्राप्त कर लेंगे। देखिए पहला प्रश्न देखिए, अयस्क किसे कहते हैं, और दूसरा है सेंधा नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है, और तीसरा है कि किसी एक अधात्विक पदार्थ का नाम बताइए। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए। इनकी संख्या आप बढ़ा भी सकते हैं, 5 तक प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर गृह कार्य में जो सबसे अंतिम पार्ट है, इसमें लिखेंगे कल सभी छात्र खनिज पदार्थ के विषय में याद कर आएंगे। इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी 1-2 प्रश्न इसमें और भी जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ्य योजना कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक करिए, नए दर्शक हैं यदि आप हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए और साथ में हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।